हमारे शहर से एक बरजस्ता शख्सियत, एक अहम शख्सियत जिसे आप हमेशा एक मोमिन की शक्ल में जानते हैं, एक अज़ादार की हैसियत से समझते हैं, लेकिन उसकी पहचान एक और अहम पहचान है जिसे हम लोग अगर उसकी तरफ हम मुतवज्जे हो जाएं तो हमारा नज़रिया बदल सकता है। हमारे ही दरमियान में इसी जगह से एक बेहतरीन मोमिन, बेहतरीन अज़ादार, मगर उनकी सबसे अच्छी एक पहचान ये है कि एक साइंटिस्ट की हैसियत वो रखते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर S.M. अब्बास साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, और उनके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ों को ज़िक्र कर दें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक महकमे में DMSRDE में साइंटिस्ट जी और एसोसिएट डायरेक्टर थे, और हाल ही में वो रिटायर हुए हैं। आपने BSc और MSc PPN कॉलेज कानपुर से किया, और फिर IIT बॉम्बे से मेटरलॉजिकल इंजीनियर में MTech और IIT दिल्ली से PhD किया। इनके अलावा आपके बहुत से पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। कई टेक्निकल एसोसिएट लाइफ मेंबर हैं। इनके अलावा बहुत सी इनके कारनामे हैं, उसमें उन्होंने बहुत से इनामात हासिल किए हैं जिन्हें बयान करने के लिए बहुत वक्त की ज़रूरत है। अब ख़ुद उन्हीं से आप उनके तजर्बे को जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है, और मैं यहाँ इमामिया और इस तरह के प्रोग्राम को करने वालों को सराहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ हमारे समाज में आलिम की जितनी इज़्ज़त की जाती है, क्या उन लोगों की इज़्ज़त नहीं होनी चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी एक फील्ड में मेहनत से उस मकाम पर पहुँचे हैं जहाँ उन्हें हर जगह पर अवार्ड दिया जाता है, मगर हमारे समाज में उन्हें कभी याद भी नहीं किया जाता। उन्हें भी याद किया जाना चाहिए। इस तरह का प्रोग्राम करने वालों को खुदा सलामत रखे और उनके रिस्क में खुदा बरकत अता फरमाए। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जनाब डॉक्टर S.M. अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने तजर्बात को लोगों के साथ शेयर करें। जनाब मौलाना शाहिद साहब और मेजर सैयद जावेद मेहदी जाफरी साहब, जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार है कि वो बहुत डिटेल में आपके बारे में जो टॉपिक है उससे जस्टिफाई करेंगे। हमें तो सिर्फ इसलिए बोला गया कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और यहाँ तक कैसे पहुँचे, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम का। पहले कुछ गोशे उनकी ज़िंदगी से हम रखना चाहेंगे ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि कितनी विषम परिस्थितियाँ, कितने आर्ट्स हो सकते हैं, उसके बावजूद वो इंसान एक गांव से निकल के और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीपुल्स प्रेसिडेंट के फ़राइज़ अंजाम दिया। तो कहानी ये है कि वो एक मछुआरे के घर में रामेश्वरम में पैदा हुए, जहाँ दूर दराज भी कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ पैदा हो कर के खाने का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। हैंड टू माउथ डेली जो मिलता था उसी से भरण पोषण होता था। जब उन थोड़े बड़े हुए तो उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, घर नहीं चल पा रहा है, तो ख़ुद उन्होंने पेपर साइकिल से बेचा और घर को सपोर्ट किया। उस कंडीशन से वो निकल के आए, और उस ज़माने में जहाँ वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने ये कह रखा था कि जो 4 बजे सुबह नहा करके आएगा उसकी फ़ीस माफ़ रहेगी। तो कभी भी अब्दुल कलाम साहब ने उस क्लास को मिस नहीं किया, वो 4 बजे वहाँ पहुँच जाते थे। फिर वो पढ़ते रहे और एक दिन उनके ख़्याल में चिड़ियों को उड़ता हुआ देख करके उन्हें लगा कि ये कैसे उड़ जाती हैं, कैसे उड़ती हैं। तो उन्होंने टीचर से पूछा कि ये चिड़ियाँ कैसे उड़ती हैं। तो दूसरे दिन उन्होंने क्लास के बाद उनको सी बीच पे ले गए और पूरा एक्सप्लेन किया कि उनकी बनावट कैसी है होती है, और पंख होते हैं और इस तरीके से वो एयर भरती हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा, और वहीं से उन्होंने ये गोल डिसाइड किया कि वो भी उड़ना चाहते हैं।
तो मैं इस स्टोरी को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना होगा। आप भीड़ में रहना चाहते हैं या भीड़ से अलग रहना चाहते हैं? आप यूनिक बनना चाहते हैं कि या जैसे सब हैं वैसे बनना चाहते हैं? और यूनिक तब बनना चाहते हैं जब आपसे बेहतर बहुत सारे लोग बेस्ट कर रहे हैं। तो कंपटीशन की बात तो दूर की आती है, पहले आप, जैसे मौलाना ने कहा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो ज़हनी तौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का उर्दू में वो एहसास कमतरी, हाँ, एहसास कमतरी का जो पूरी कौम शिकार है, बड़े बड़े मिंबर पे आकर के जो कुछ नहीं जानते हैं, बहुत अकड़ दिखाते हैं, इसलिए वो बहुत आसान है, पूरे बेईमान हैं, लेकिन मिंबर पे आकर के वो ऐसी बातें बोलेंगे जैसे बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़ना आसान नहीं है। अगर आप पढ़ने लग जाएंगे, लर्निंग करने लग जाएंगे, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, आपकी थिंकिंग बदलेगी, और लर्निंग से क्रिएटिविटी आएगी, नई चीज़ सोचेंगे। जब कोई चीज़, दो चीज़ पढ़ेंगे तो तीसरी चीज़ दिमाग खुद अपने आप को बताएगा कि नहीं, ये नहीं, ऐसे से ऐसा कर लो। क्रिएटिविटी प्रोवाइड्स थिंकिंग, एंड थिंकिंग गिव्स यू नॉलेज, एंड नॉलेज इज ए ग्रेट। इतने प्रोसेस के बाद कहीं इल्म आता है, चाहे आप मौला अली से लें, चाहे किताबों से लें, चाहे कुरान शरीफ से लें, अपने आप नहीं आएगा। इतने सारे आपके तमाम कुरान को रट लेते हैं, हाफिज़ कुरान हैं, लेकिन क्या वो उन्हें आलिम कह सकते हैं? आज ही एक व्हाट्सएप पे बहस पड़ी हुई है कि भाई मैं तो 5 दिन में कुरान ख़त्म कर देता हूँ, मैं 10 दिन में कुरान ख़त्म कर देता हूँ, ऐसे कुरान। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, बहुत फ़ायदा होता है, फिर हम बिजनेस में काम करते हैं, बिजनेस करेंगे। तो ये सब बहुत बेकार की बातें हैं। असली चीज़ तो यही है कि कुरान को ठहर करके, समझ करके, थाट प्रोसेस से कि फ़ला मौलाना ने इस आयत के बारे में ये कहा, फ़ला मौलाना ने इस आयत के बारे में ये कहा, आप भी उसको जानने की कोशिश करें, उसके तर्जुमा को पढ़ें, उसकी तफसीर को पढ़ें। जब लर्निंग प्रोसेस में आएंगे तभी आपको नॉलेज आएगी, और नॉलेज आएगी तो आप ज़रूर ग्रेड बन जाएंगे। दूसरे, अगर आप सीधे कंपटीशन में ऐसे ही बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, जो आप तो सारा दावा करते हैं मौला अली शहर इल्म के दरवाज़ा हैं और रसूल खुदा शहर इल्म हैं, लेकिन जहाँ ये कोई दावा नहीं है, ठीक है ना, पूरी हुकूमत पे एक चाणक्य भारी है। तो ये सारी चीज़ें आपको, जिस माहौल में आप हैं, पहले वहाँ से निकलना होगा। पहले आपको अकेले में बैठ कर के सोचना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह ने किसी को अबस नहीं पैदा किया है, ये मान के चलिए। हर इंसान में कोई ना कोई यूनिक चीज़ मौजूद है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है कि वो क्या बनना चाहता है। वो इतने सारी चीज़ों में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वो हवा दे कि वो आगे बढ़ सकता है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी जैसे टीएमटी वालों ने एग्ज़ाम का भी प्रोग्राम 20 मार्च को रखा हुआ है, उसमें 4 से और 6 क्लास तक का और 9 क्लास तक का वो एग्ज़ाम करेंगे, तो उससे एक रुझान पता चलता है। नहीं तो हम जिया भाई से भी कहेंगे कि उस तरह का कि बच्चों का टेस्ट ले करके एक रुझान पता चले, और नहीं तो हाई स्कूल में तो कम से कम पता चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हैं। मगर शर्त ये है कि पहले आप राइटियस बनिए, दिल को सही मानों पे सच्चाई की तरफ लाइए। जब दिल को सच्चाई की तरफ लाएंगे तब जाकर के आपका करेक्टर निखरेगा, तब ब्यूटी करेक्टर में आएगी। जब ब्यूटी करेक्टर में आएगी, ये सब मैं उन्हीं के वर्ड्स बोल रहा हूँ, अब्दुल कलाम साहब,
जब करेक्टर में ब्यूटी होगी, जब आप अच्छे करेक्टर वाले होंगे, तब घर में हारमोनी होगी, घर में पीस होगी, आपके पढ़ने का माहौल बनेगा। एक रास्ता तो ये है, या फिर आप कैसे भी चंदा करके कहीं पर भी, जहाँ कोचिंग सेंटर हैं, बहुत अच्छे सेंटर बने हुए हैं, वहाँ जा कर के स्टडी करिए। लेकिन वो सिलेक्शन वहाँ भी वैसे ही होता है। जामिया में आपको एक सेंटर मिलेगा जो आपका रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है। आपको पता है हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सेंटर उन्होंने बनाया है, पूरी कम्युनिटी ने मिल कर के, या जहाँ से भी। उसमें 2022 का आंकड़ा है 17,800 लोगों ने अप्लाई किया। सिलेक्शन प्रोसेस में 279 लोग ही सेलेक्ट हुए। उन 279 लोगों को उन्होंने कोचिंग दिया, उसमें से 23 लोग IAS PCS बने। आसान नहीं है, क्योंकि टोटल सिलेक्शन ही 1000 के आसपास, 1100 के आसपास हुआ, और बैठने वाले 10 लाख के आसपास होते हैं। तो आप सोचिए, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर दूसरी और तमाम RBI की सर्विसेज हैं, और भी ITBP की सर्विसेज हैं, तो 55 लोग उसमें भी सेलेक्ट हुए। तो या तो आप ऐसे जगह पे, लेकिन कंपटीशन वहाँ भी है, बगैर कंपटीशन के वहाँ भी एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला करके आपको ये देखना होगा कि आप अपना एक फील्ड चुने। और आज की तारीख में, पहले इतने एवेन्यूज़ नहीं होते थे, लेकिन आज की तारीख में इतने सारे कोर्सेज हैं। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो सबसे आसान होता है साइंटिस्ट बनना, इसलिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लाखों में लोग नहीं बैठते। आप सीधे सीधे इंटर करिए। अब ये मेरे बारे में ही समझ लीजिए कि मैं गांव से, प्राइमरी से आया, 5 किलोमीटर दूर हाई स्कूल वहाँ जाया करता था। फिर वहाँ से एकदम से हिंदी मीडियम यहाँ बेनेसडी में एडमिशन के लिए, बेनेसडी का नाम तो आपने सुने हुआ, ब्रह्मानंद सनातन धर्म। तो लोगों ने ये डराया कि नहीं, वो तो RSS वालों का स्कूल है और एडमिशन नहीं होगा। बड़े आराम से एडमिशन हुआ। हाँ, ये कमेंट ज़रूर था, कह रहे कहाँ, रसूलाबाद, मेरा रसूलाबाद स्टेशन पड़ता था वहाँ, कहाँ से हिंदी मीडियम के लोग आ जाते हैं और इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। ये कान में मेरे आवाज़ गई। वो बुज़ुर्ग टीचर थे। मैंने सब कुछ छोड़ करके इंग्लिश में तैयारी करी। जब मैं देख रहा था कि वहाँ अंग्रेज़ी वाले लोकल यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा बोल लेते थे, तो मैंने सब कुछ छोड़ करके अंग्रेज़ी में ज़्यादा मेहनत करी। और रिज़ल्ट भी, लोगों को ये बोलना आता होगा लेकिन ग्रामर हमें ज़्यादा आती थी। हमने उस क्लास में तीसरे या चौथी पोजीशन पे मैं पहुंचा, तो वो दंग रह गए कि कहाँ से गांव वाले भी काम कर सकते हैं। फिर वो हमेशा 2 साल तक हमारे बहुत मुती रहे और हमेशा हमको वो सपोर्ट करते रहे और कहते रहे कि अगर आपको कभी कोई ज़रूरत हो तो अंग्रेज़ी हमसे आप अलग टाइम में भी पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप यूनिक बनिएगा, जहाँ भी जो भी काम करें यूनिकली करिए। आप अपनी प्रतिभा को उजागर कीजिए, जो अल्लाह ने आपको दौलत दी है उसके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन कोई चीज़ नहीं है, कंपटीशन रहेगा और हमेशा से रहा। उसको कैसे, आपकी जो बुनियादी परेशानियां हैं, आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप जो परेशानियां हैं उसके सामने झुकेंगे नहीं, अड़े रहेंगे, दृढ़ता दिखाएंगे, सॉलिडरिटी दिखाएंगे, तब जाकर के आप वहाँ से निकल के आएंगे। इन्फियारिटी कॉम्प्लेक्स से निकलना ही सबसे, देखिए अल्लाह ने नाउम्मीदी को बहुत बुरा कहा है। मौलाना बताएंगे कि नाउम्मीदी शिर्क के करीब है और पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको आगे ले जाएगी। अगर आप सारी दुनिया में ये ढूंढने के लिए जाएं कि कौन ईमानदार है, तो पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप खुद ईमानदार होंगे तो कोई आपको बेईमान नहीं दिखेगा।
ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पॉजिटिव थिंकिंग देती है कि दूसरा क्या कर रहा है इसमें आप टाइम न बर्बाद करें, आप क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए टाइम डिवोट करें। और आगे बढ़ने के लिए ये टिमटिमाते हुए तारे, ये चमकता हुआ सूरज, ये चांद सब आपको देने के लिए हैं, पूरी कायनात आपको देने के लिए है। आप सिर्फ आगे बढ़िए और अपना मकाम हासिल कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं वहाँ से गांव से निकल करके जब बेनेसडी आ गया, बेनेसडी से मतलब मैं साइंस की बात बता रहा हूँ कि बहुत आसान है। इंटर कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया और वहीं से फिर यूजीसी की हमें स्कॉलरशिप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिल गई। 1 साल तकरीबन मैं वहाँ रहा। वो लकड़ी 800 पहले होती थी, फिर 1800 हो गई, लेकिन हालात अपने रहे, वैसे ही रहे। गुर्बत, लकड़ी वाला मट्टी वाला मकान कराची खाने में, फिर उसी हालात में वालिद साहब का कैंसर। एक टाइम में क्लास अटेंड करता था, एक टाइम में जेके इंस्टीट्यूट में उनको कीमोथेरेपी कराता था। तो हालात से ये कह देना कि मेरे हालात ऐसे नहीं थे, मैं नहीं पढ़ पाया, ये बात ठीक नहीं है। उन्हीं हालात से आपको कम्बैट करना है, उन्हीं हालात से जूझ करके, क्योंकि देखिए हालात अच्छे और बुरे अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह ने आपको बुरे हालात, बुरे आपके हिसाब से बुरे, यानी आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ पेपर रखे हैं तो पहले उनको क्लियर करिए। सबके पास ये चीज़, ये मौका नहीं आता है। अल्लाह उन्हीं के पास इस तरीके की परेशानियां भेजता है जिनको ऊपर उठाना चाहता है। उसको अपॉर्चुनिटी मानिए। अगर अपॉर्चुनिटी उनको मान लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आप कामयाब होंगे, आप पीछे नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेटली वही है कि आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किस एरिया में एक्सेल कर सकते हैं। आपको खुद, और कोई शॉर्टकट नहीं है कामयाबी का। बुनियादी चीज़ है कि आपको औरों से ज़्यादा मेहनत करनी है। वो बेस्ट कर रहे हैं, अब आप बेस्ट से आगे क्या करेंगे, ठीक है ना। आपको अपने ही स्टैंडर्ड को एक्सेलेंट रख करके फिर और फर्दर एक्सेलेंट बनाना पड़ेगा, तब जा कर के आप आगे आएंगे। दूसरे ये कि मोमिनीन यहाँ पे मिल कर के यहाँ भी कोचिंग सेंटर वगैरह का इम्कान रख सकते हैं ताकि बच्चों को थोड़ी आसानी हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फीस वगैरह भी है। और जैसे जामिया ने किया है उस तरीके का भी हम लोग भी कर सकते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोगों ने, मतलब आप एक सबकी कहानी ऐसे ही है, गिरते पड़ते ज़िंदगी आपको सब सिखा देती है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है। और जो ज़िंदगी के साथ रोते हंसते रम जाते हैं, उन्हीं के आगे ज़िंदगी झुक जाती है। तो आपको वहाँ उस थ्रेशोल्ड को पार करना है जिस थ्रेशोल्ड पे बहुत सारे लाखों वहीं छूट जाते हैं। अगर आप में से हर एक को यूनिक बनना है तो हर एक को वो थ्रेशोल्ड निकालना होगा, वो थ्रेशोल्ड से ऊपर आना होगा। आखिर में उन्हीं के मैं कलाम साहब के 3 वर्ड्स जो उन्होंने अलग अलग किया है कि FAIL फेल, फेल का उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल से घबराइए नहीं, अगर फेल नहीं होंगे, गिरते हैं सवार ही जब मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो वो गिरने से आप ना घबराइए, एक ठोकर लगेगी लेकिन ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगी। उस ठोकर को अपॉर्चुनिटी मानिए और आगे बढ़ जाइए। फेल फर्स्ट
अटेम्प्ट इन लर्निंग, अगर कोई नो कह दे तो आप ये मानिए कि आपके लिए अल्लाह ने कोई नई या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रखी है। उससे परेशान ना होइए कि उसने नो कह दिया, आप कहीं पे जॉब के लिए गए, अरे वो आप निगेटिव थाट ना लाइए, आप उसको पॉजिटिव रखिए कि हमारे लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है ना। अगर आप वहीं पे सोचने लग जाएंगे कि भाई वो इतनी बड़ी चोटी वाला था और हम मुसलमान थे और इसलिए, तो आप गए काम से। कुछ नहीं, सब लोग आप अच्छे को सब पकड़ना चाहते हैं। फिर एंड, ये भी मत सोचिए कि एंड हो गया। एंड का मतलब है इफर्ट्स नेवर डाइज। जो कुछ भी आपने आज इफर्ट किया है वो जिंदा रहेगा कल आपको, बशर्ते कि कोई गोल आपने लिया है उसको बीच में न छोड़ दीजिए। बीच में एक इंटरमीडिएट आता है, आपकी ज़िंदगी में भी आता है ना। हाई स्कूल तो आराम से बहुत अच्छे से आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में एक एज होती है, प्यूबर्टी पीरियड शुरू होता है, आप इधर उधर बहकते हैं। उसी बात को सूरे अशम्स में 10-12 कसम खा करके अल्लाह कहता है कि अगर फुजको फजूर में आपने अपने आप को डाला तो आपको कोई बचा नहीं सकता। आखिर में एक बहुत फेमस कपलेट्स हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लहरों से डरकर नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।